इस लेक्चर में हम करेंगे लास्ट लेक्चर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a central potential VR is equal to minus k by r in an elliptical orbit r of theta given है a1 minus e square by 1 plus e cos of theta where थीटा लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में, एंड ए ई denotes the semi major axis and eccentricity respectively if its total energy is E is equal to minus k by 2a, the maximum kinetic energy is ऑप्शन ए है E1 माइनस ई स्क्वेयर, बी ऑप्शन है ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1 और सी ऑप्शन है ई बाई 1 माइनस ई स्क्वेयर, डी ऑप्शन है E1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। अब हमने कुछ लास्ट वीडियो में कुछ रिज़ल्ट किए थे, वो रिज़ल्ट क्या थे कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी v1, वो रिज़ल्ट लिख लेते हैं एक बार। gm बाई ए 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, ये आई है मैक्सिमम स्पीड, और v2 क्या हो जाएगा gm, बस इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, ये हो जाएगी मिनिमम स्पीड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, पहले आपने देखना है क्वेश्चन में कि फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी होती किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब हाफ वी कांस्टेंट है, एम बी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से निकालोगे, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर आपके पास V मैक्सिमम होगी, अगर आपके पास V मैक्सिमम होगी। और जब भी पार्टिकल एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तब हम, ठीक है, केपलर लॉ ही है ये, तो केपलर लॉ के बाद जो भी हमने किया था वो सब एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए किया था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, ये होगी। अगर V मैक्सिमम है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो V मैक्स की आपने वैल्यू पुट करनी है 1/2m रूट जी एम बाई ए 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 जी एम बाई ए 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा बट ई गिवन है, ठीक है। हम लास्ट वीडियो में ई का भी एक्सप्रेशन कर चुके हैं। ई का हमने कौन सा एक्सप्रेशन किया था, एम बाई 2a, ये एक्सप्रेशन कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ये आ जाएगा आपके पास ई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, E टाइम्स 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे आपने सिर्फ सोचना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो हम वी मैक्स निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A planet revolves around a star whose mass is 27 times mass of sun and its distance of planet from star is 3 times distance between अर्थ एंड सन, ठीक है। और क्या गिवन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ revolution of the planet in years measured from the earth। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द स्टार, ठीक है, whose mass is 27 times the mass of sun and its distance of the planet from the star is 3 times the distance from the earth and the sun। अब हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। एक तो प्लैनेट है कोई, यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है, ये प्लैनेट है, ठीक है। एक कोई प्लैनेट स्टार के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। एक हमारे पास सन और अर्थ वाला है, ठीक है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ मूव कर रही है और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कैपिटल R। अब उन्होंने क्या बोला है, इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो आपके पास स्टार है, ठीक है, whose mass is 27 times the mass of sun, तो यहाँ पे m2 क्या है, 27 times mass of sun है, ठीक है। और उन्होंने बोला है डिस्टेंस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी प्लैनेट, डिस्टेंस क्या है, r है, वो किसके इक्वल है, इस 3 times दी डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड अर्थ। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, 3 times कैपिटल R, ठीक है। r क्या है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है और ये क्या है, स्टार और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस है। तो यही गिवन है हमें। अब उन्होंने पूछा है कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, और हमने ए में रिलेशन देखा हुआ है, ए में रिलेशन देखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, ये होता है a क्यूब बाई gm के। अब t1 हम मान लेते हैं किसके लिए, इस सिस्टम के लिए, t2 मान लेते हैं दूसरे सिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ पे a1 हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये सब मूव करते हैं। अर्थ भी मूव करती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। तो जब भी आपको गिवन होगा तो आपको क्या गिवन होगा, ए की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, आपको ए की वैल्यू गिवन होगी। आप मान भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चाहे इसको आर मान लो, चाहे ए मान लो, चाहे इसको A1 मान लो, चाहे इसको A2 मान लो, तो यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, A1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस कौन सा गिवन होता है, सेमी मेजर एक्सिस वाला डिस्टेंस गिवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम T2/T1 निकालें, ऐसा करते हैं, उल्टा निकालते हैं ना, T2/T1 निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई रूट A2³/GM1/2 पाई रूट A1³ यहाँ पे GM, अच्छा हम T2 ले रहे हैं तो M2 लेना है, तो यहाँ पे M1 ये कैंसिल, G के साथ G कैंसिल, तो ये बचा है A²³/A1³, ठीक है। और क्या बचा है, यहाँ पे ये M1 ऊपर जाएगा बाय M2, A2 की वैल्यू पुट कर दो, 3A1³/A1³, M1 की वैल्यू तो ऐसे ही रखते हैं, M2 की वैल्यू गिवन है 27 M1, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 3 × 3 9, 9 × 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 A1³/A1³, यहाँ से ये कैंसिल इंटू 1/27, तो यहाँ से ये कैंसिल, 27 के साथ 27, 1 बच गया है। तो यहाँ पे हमारे पास T2/T1 क्या आ गया है, 1, तो ये सेम आ गया है। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर टाइम पीरियड का आपने डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखना हो तो कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज of a planet around the sun are V1 and V2. The eccentricity of its orbit is, अब हमें ऑप्शन ए गिवन है V1 - V2/V1 + V2, ऑप्शन बी गिवन है V1² - V2²/V1² + V2², सी ऑप्शन गिवन है √V1 - √V2/√V1 + √V2, डी ऑप्शन गिवन है √V1/√V2। तो हम ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज़ निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या होती हैं, V1 मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है √GM/A 1 + E/1 - E,
एक बार चेक कर लेते हैं, यही होती है, यस, ठीक है। और v2 मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, gm/a 1 - e/1 + e, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें ये दोनों गिवन है और यहाँ से हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की कैसे वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, v1 v2 इज इक्वल टू रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, gm/a, ये हो जाएगा 1 + e/1 - e, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा ना फिर तो, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करते हैं हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, v1/v2, क्योंकि फिर ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, gm/a 1 + e/1 - e डिवाइडेड बाय gM/a 1 - e/1 + e, तो ये कैंसिल हो गए हैं, तो बचा क्या है, 1 + e/1 - e, ठीक है। ये पावर ऊपर चली गई है, ये v1 की वैल्यू ये रही और इसकी ये है, तो ये ऊपर चली गई है /1 - e, तो ये स्क्वायर बन गया है, /1 - e का स्क्वायर ऊपर रूट है, तो ये कैंसल आउट। तो यहाँ से v1/v2 क्या आ गया है, 1 + e/1 - e, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें e की वैल्यू चाहिए, v1 - v1e इज इक्वल टू v2 + v2e, तो ये टर्म उस तरफ ले जाते हैं, तो v1, ठीक है, ये टर्म इस तरफ आई, v2e ये उस तरफ जाएगी तो v1e बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब v1 - v2 इज इक्वल टू, यहाँ से e कॉमन आ रहा है, v1 + v2 × e, तो e की कितनी वैल्यू आ गई है, v1 - v2/v1 + v2, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली ऑप्शन ए क्या आ गई है, करेक्ट आ गई है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ बहुत यूज़ हो जाती हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है for a particle moving under central force, which one of the following statements is always true। ऑप्शन ए है r.0 है, ऑप्शन बी है θ.0 है, सी ऑप्शन है 2r.θ. + r θ. इज इक्वल टू 0 है, डी ऑप्शन है r -r θ.2 इज इक्वल टू 0 है। तो उन्होंने पूछा है कि पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है, तो अगर सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है
तो ये आपको क्या लग रही हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लग रही हैं। तो सेंट्रल फोर्स के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो हमें लैग्रेंजियन पता होना चाहिए, वो होता है T माइनस वी। ये सेंट्रल फोर्स मोशन 2D में होता है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ r, ठीक है, यही बन जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें थीटा कंपोनेंट क्या निकाल सकते हैं हम, ओके अगर हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, r और थीटा, टू जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, टू जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक इक्वेशन बन जाएगी r के लिए, तो r के लिए बन जाएगी ये करली l बाय करली r इज इक्वल टू 0। एक बन जाएगी थीटा के लिए, करली l बाय करली थीटा डॉट माइनस करली l बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसके लिए देखो तो डेरिवेटिव करो, d बाई डी टी r डॉट के साथ करोगे, ये वाली टर्म क्या आएगा 1/2m 2r डॉट, ठीक है, कोई और r डॉट वाली है नहीं, माइनस r के साथ करना है तो 1/2m, यहाँ पे इसका करोगे 2r और साथ में थीटा डॉट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस करली वी आर बाय करली आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, m r डॉट का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो r डबल डॉट माइनस m r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस करली वी आर बाय करली आर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकालते हैं एक d बाय डी टी करली l बाय करली थीटा डॉट, यहाँ से आ जाएगा 1/2m r स्क्वायर एज इट इज़, थीटा डॉट का करना है तो 2 थीटा डॉट माइनस, यहाँ पे कोई भी थीटा वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 के साथ 2 कैंसिल, m d बाई डी टी m r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। अब m तो हमने बाहर निकाल लिया है, अब यहाँ पे r और थीटा डॉट दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले r स्क्वायर एज इट इज़, थीटा डॉट का करोगे तो थीटा डबल डॉट प्लस फिर थीटा डॉट एज इट इज़, इसका करोगे 2r r डॉट हो जाएगा, ठीक है। m 0 हो नहीं सकता तो यही टर्म को 0 होना पड़ेगा, थीटा डबल डॉट प्लस 2r r डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। क्या ये कोई ऑप्शन आ रही है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अच्छा यहाँ से r कॉमन निकल सकता है तो r थीटा डबल डॉट प्लस 2r थीटा डॉट, ये अब ये भी r 0 नहीं हो सकता तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो ये बन रहा है, तो ये रही यस यही रही इक्वेशन। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये तो कहीं पे भी नहीं दिख रही है इक्वेशन। उन्होंने पूछा है कि जो ऑलवेज ट्रू होगी, ये वाली तो ऑलवेज ट्रू होगी ना, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट से आपको, क्योंकि स्टेटमेंट सफिशेंट होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को क्लू कहाँ से मिला, सेंटर फोर्स मोशन है उसके लिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रही थी। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो आपको एल पता होना चाहिए और एल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके लिए दो इक्वेशंस देख लो और आपको आंसर पता चल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ सैटेलाइट moves around the earth in a circular orbit of radius r centered at the earth. A second satellite moves in an elliptic orbit of major axis is 8r with the earth at one of the foci, means focus, if the former takes 1 day to complete revolutions, the later takes ऑप्शंस हैं 21.6 days, बी ऑप्शन है 8 days, सी ऑप्शन है 3 hours, डी ऑप्शन है 1.1 hour। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। एक और लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, an artificial satellite revolves around the earth in circular orbit. Time of revolution of satellite is t. Its energy is E. If the satellite goes into other circular orbit in which its time of revolution becomes 80, then its energy in new orbit will comes E dash, then value of E by E dash is। ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने मुझे करके सेंड करने हैं।
बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।